क्या दुनिया के सबसे बड़े संगठन को किसी सरकारी मोहर या सर्टिफिकेट की आवश्यकता है? जब कोई संस्था बिना किसी सरकारी चंदे के एक सदी से राष्ट्र निर्माण में लगी हो, तो अचानक कुछ नेताओं को उसके रजिस्ट्रेशन की चिंता क्यों होने लगती है? आखिर क्यों 100 साल पुराने एक सामाजिक संगठन के कानूनी अस्तित्व पर अचानक सवाल उठाए जा रहे हैं? पिछले कुछ समय से भारतीय राजनीति में एक बेहद सोची समझी स्क्रिप्ट के तहत नया नैरेटिव खड़ा किया जा रहा है। कर्नाटक के मंत्री प्रियंक खड़गे से लेकर मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह तक अचानक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को घेरने के लिए पत्रों की बाढ़ ला चुके हैं। विपक्ष के ये नेता सवाल उठा रहे हैं संघ के पंजीकरण पर, उसके वित्तीय सोर्सों पर और उसकी वैधानिक स्थिति पर। मोहन भागवत जी ने खुद बोला है कि उनका इकोनॉमिक यूनिट रहता है और वो इकोनॉमिक यूनिट ऑडिट होता है और जब भी सरकार मांगेगी हम देंगे। अभी सरकार मांग रही है, कागज है तो मुंह पर मारिए, बोल दीजिए प्रियंक ये लो कागज चाहिए ना, तुम्हें कागज दे दिया। So why are you hiding? What are you hiding? क्लैरिफिकेशन तो बनता है ना। अगर क्लैरिफिकेशन सही निकला तो मैं सॉरी बोलूँगा, अगर उनका जो क्लैरिफिकेशन ठीक नहीं आए तो वो सॉरी बोले और जो कागज तैयार करना है कर ले। लेकिन रुकिए, क्या यह वाकई पारदर्शिता की चिंता है या फिर सिलेक्टिव नैरेटिव और तुष्टीकरण की राजनीति का एक नया अध्याय? आज तथ्यों और कानून के साथ इस पूरे खेल का पर्दाफाश करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है अंकित, आप देख रहे हैं आयुध। विरोधियों का सबसे बड़ा भ्रम यह है कि इतना बड़ा संगठन होने के बावजूद भी संघ पंजीकृत यानी कि रजिस्टर्ड क्यों नहीं। सुप्रीम कोर्ट के दिग्गज वकील और राज्यसभा सांसद महेश जेठमलानी ने हाल ही में इन पत्रों का पोस्टमार्टम करते हुए विरोधियों को सीधे देश के संविधान की ABCD पढ़ा दी। जेठमलानी के अनुसार भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19(1)(c) हर नागरिक को संगठन, यूनियन या स्वैच्छिक समूह बनाने का मौलिक अधिकार देता है। यह सरकार द्वारा दिया गया कोई एहसान या विशेषाधिकार नहीं होता। हमारे देश के कानून में यह कहीं भी अनिवार्य नहीं है कि किसी भी स्वैच्छिक और सांस्कृतिक संगठन को काम करने से पहले सरकारी रजिस्ट्रेशन को कराना ही होगा। RSS देश के स्वतंत्र नागरिकों का ठीक एक ऐसा ही स्वैच्छिक समूह है जो एक जैसी विचारधारा और सांस्कृतिक सोच से जुड़ा हुआ है। इसे किसी नेता या मंत्री से अपने अस्तित्व का सर्टिफिकेट लेने की आवश्यकता नहीं। यही नहीं, कांग्रेसी नेताओं ने संघ के कोविड काल के राहत कार्यों, गुरु दक्षिणा और दिल्ली में बने केंद्रीय कार्यालय के वित्तीय सोर्सों पर भी बड़े बड़े सवाल खड़े किए। आरोप लगाया गया है कि अरबों रुपए के इस फंड का हिसाब कहाँ है। इन पूरे आरोपों का भी कानूनी सच एडवोकेट महेश जेठमलानी ने पूरी तरह साफ कर दिया है। उन्होंने पटना हाई कोर्ट के एक ऐतिहासिक और मील के पत्थर साबित हुए फैसले का हवाला दिया। उन्होंने बताया कि कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स बनाम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मामले में देश की संवैधानिक अदालत पहले ही यह फैसला दे चुकी है कि RSS को मिलने वाली गुरु दक्षिणा एक स्वैच्छिक दान है जिस पर टैक्स नहीं लगता। अदालत ने इसमें म्यूचुअलिटी यानी कि आपसी सहयोग के सिद्धांत को भी सही ठहराया था। इसके बाद भी संघ ने कभी भी अपने आप को कानून से ऊपर होने का दावा नहीं किया। जो जिम्मेदारियां कानून खुद संगठन पर नहीं थोपता, उसे राजनीतिक दबाव में मनमाने ढंग से नहीं थोपा जा सकता। रही बात संघ के सेवा कार्यों की, तो संघ के स्वयंसेवक समाज सेवा के लिए सेवा भारती या डॉक्टर हेडगेवार स्मारक समिति जैसे विभिन्न न्यास और ट्रस्ट के माध्यम से काम करते हैं। ये सभी भारतीय कानून के तहत पूरे तरीके से पंजीकृत होते हैं। इन सभी संस्थाओं को आयकर अधिनियम की धारा 12A और 80G के तहत छूट प्राप्त है और इनका प्रतिवर्ष चार्टेड अकाउंटेंट के द्वारा ऑडिट भी किया जाता है, जिसकी रिपोर्ट सीधे आयकर विभाग को जाती है। यानी संघ में पैसे की अपारदर्शिता का आरोप सिर्फ एक राजनीतिक प्रपंच है। अब आते हैं इस पूरे विवाद के महत्वपूर्ण और कड़वे वैचारिक पहलू पर। सवाल यह है कि क्यों कुछ खास राजनीतिक दल और नेता हमेशा RSS को ही निशाने पर लेते हैं। देश ने बार बार देखा है कि जब PFI जैसी कट्टरपंथी संगठन राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में लिप्त पाए जाते हैं, जब देश विरोधी ताकतों को विदेशी फंडिंग मिलने के मामले सामने आते हैं, तो इन नेताओं के मुंह से एक शब्द नहीं निकलता। जब देश के कई वक्फ बोर्ड और अवैध रूप से चल रहे मदरसों के अरबों रुपए के वित्तीय सोर्स और बेहिसाब जमीनों पर सवाल उठते हैं, तब इन नेताओं का मुंह नहीं खुलता।
एक ऐसी संस्था जो प्राकृतिक आपदाओं से लेकर कोरोना महामारी तक बिना किसी का जाति, धर्म या सामाजिक भेदभाव के देशवासियों की सेवा के लिए सड़कों पर उतरती है, उसे कटघरे में खड़ा करना केवल और केवल तुष्टीकरण की राजनीति है। संघ को निशाना बनाकर दरअसल बहुसंख्यक समाज और उसकी सांस्कृतिक चेतना को कमजोर करने का प्रयास लगातार किया जाता है। विपक्षी नेता अपने पत्रों में यह भी दावा करते हैं कि संघ का स्वतंत्रता संग्राम में कोई योगदान नहीं था, लेकिन इतिहास के पन्ने इस राजनीतिक झूठ को सिरे से खारिज कर देते हैं। संघ के संस्थापक डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार स्वयं कांग्रेस के प्रांतीय सचिव रहे। उन्होंने महात्मा गांधी के आह्वान पर असहयोग आंदोलन से लेकर जंगल सत्याग्रह तक में सक्रिय रूप से भाग लिया और कठोर जेल यात्राएं भी की। संघ का मुख्य ध्येय भी कभी अखबारों की सुर्खियों में आना नहीं रहा, बल्कि व्यक्ति निर्माण था, ताकि आजाद भारत को संभालने के लिए अनुशासित और राष्ट्रभक्त नागरिक तैयार हो। यही कारण था कि 1962 के भारत चीन युद्ध में संघ के स्वयंसेवकों के निस्वार्थ और अनुशासित योगदान को देखकर स्वयं तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आरएसएस को 1963 की गणतंत्र दिवस परेड में शामिल होने का ऐतिहासिक निमंत्रण दिया था। देश के वरिष्ठ वकील महेश जेठमलानी ने बिल्कुल ठीक कहा है कि कोई भी व्यक्ति किसी राज्य का मंत्री या बड़ा नेता हो सकता है, लेकिन यह पद उसे अपनी मर्जी से कानून बदलने या किसी स्वतंत्र नागरिक संगठन को मनमाने आदेश देने का अधिकार नहीं देता। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को किसी राजनीतिक दल की एनओसी या प्रमाण पत्र लेने की आवश्यकता तो कतई नहीं है। संघ समाज के भीतर कोई अलग से चलने वाली संस्था नहीं है, बल्कि संघ की मूल विचारधारा कहती है कि संघ समाज के भीतर एक संगठन नहीं, बल्कि पूरे समाज का संगठन है। पंजीकरण और चंदे के नाम पर जो भ्रम फैलाया जा रहा है, वह तथ्यों, इतिहास और भारत के संविधान की कसौटी पर पूरे तरह से खोखला साबित होता है। देश की जनता अब इस सिलेक्टिव नैरेटिव के खेल को अच्छी तरीके से समझ चुकी है और उसको अपने तरीके से जवाब देना भी जानती है। आपको क्या लगता है कि क्या आरएसएस पर ऐसे सवाल खड़े किया जाना चाहिए या फिर संघ को लेकर इस तरीके की बयानबाजी पर लगाम लगनी चाहिए? आप अपनी जरूरी राय हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। इसके अलावा आपने अब तक आयुक्त को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले आप आयुक्त को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार जुड़े रहने के लिए आयुक्त को सब्सक्राइब जरूर करें।